सभागार में बैठे रवि, अमरजीत और प्रिय शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, इस मंच पर सभी मेरे कनिष्ठतम हैं और जितने कनिष्ठतम हैं सब घनिष्ठतम हो गए हैं और मैं ठहरा वरिष्ठतम। तो अब मैं क्या करूं? क्या वरिष्ठतम के बहिष्कार का समय तो नहीं है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि सबने कहा कि मेरे घनिष्ठतम हैं लेकिन मेरे तो सब प्रिय हैं। आधे तो इसमें मेरे सीधे पढ़ाए और क्या बल्कि यहाँ तो सभी पढ़ाए हुए मेरे हैं। तो खैर बहुत ही अच्छा समागम रहा। कुमार वीरेंद्र के माध्यम से मैं सृजन सरोकार पत्रिका के सुचिंतित अंक के संपादन के लिए प्रिय गोपाल रंजन को इस मंच से बधाई दे रहा हूं, जो इसके प्रधान संपादक हैं। गोपाल जी मेरे उनको मैं घनिष्ठतम कह सकता हूं कि मेरे समय के इलाहाबाद के साथी रहे और जिन दिनों वे थे अमर उजाला में बहुत सक्रिय थे और हम छात्र अपना घूम के साइकिल से छोड़े जाते थे, कहते कुछ छाप दीजिए। तो अमर उजाला उन दिनों अखबार का जो साहित्यिक पेज हुआ करता था, अमर उजाला और प्रयागराज टाइम्स इलाहाबाद में, कुछ भी छप जाना वहां भी लेखक हो जाना था, समीक्षा ही क्यों न छप जाए। अब तो अखबार कोई पढ़ता ही नहीं और न वो स्तर रह गया अखबारों का। तो मैं गोपाल रंजन को बधाई देता हूँ इस मंच से, प्रिय कुमार वीरेंद्र को जिन्होंने अपना इसमें श्रम उड़ेला, और साथ में अवनीश यादव। मैं उम्मीद कर रहा था कि अवनीश भी आएंगे लेकिन शायद वो आ नहीं पाए किसी वजह से। तो ये रहा। और ये बात जो विंध्याचल ने और महेंद्र जी ने कही बिल्कुल सही बात है। देखिए, सृजन सरोकार के इस पत्रिका का असल लोकार्पण तो यही हो रहा है जो जिसे लोकार्पण कहते हैं, और विजय देवगन शाही के अंक का लोकार्पण अगर यहाँ नहीं होता तो और कहाँ होता, क्योंकि ये उनका हक था और हमारे दायित्व का हिस्सा है। जिस रजा फाउंडेशन के आयोजन की बात कर रहे थे वो एक बड़ा आयोजन था और रजा फाउंडेशन के बैनर का आयोजन जिसमें इस पत्रिका को कहीं न कहीं प्रवेश मिला। लेकिन यह तो सीधे पत्रिका के निमित्त ही आयोजन है, इसलिए संपूर्णता का आयोजन है ये। और यह हम लोगों की, हमारी, प्रभाकर की, महेंद्र की, विंध्याचल की ये बहुत असीम इच्छा का विषय भी था कि यह जब मौका मिले तो शाही पर इस पत्रिका के बहाने कुछ चर्चा करें। वजह यह है कि नई पीढ़ी के छात्र कम जानते हैं कि शाही बुनियादी तौर पर काशिस्थ थे, काशी के निवासी थे और कबीर चौरा में उनकी पैदाइश है और कबीर चौरा में उनकी पैदाइश रही। और उसमें कबीर चौरा आप जानते हैं कि आज भी संगीतकारों का बहुत एक तीर्थ स्थल है। वहां बनारस के जितने महान संगीतकार हैं सब वही पैदा हुए, वही रहे। और शाही का उनके यहाँ उनके परिवार में आना जाना था। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई अंग्रेजी में, फिर वो काशी विद्यापीठ आए। आप देखिए कि ज्ञान भूमि, कर्म भूमि और जन्म भूमि तीनों का नाता उनका बनारस से रहा है। ये और है कि लंबे समय तक वो फिर इलाहाबाद रहे और आदमी जैसे आप छात्र यहाँ पढ़े और फिर नौकरी की तलाश में पता नहीं कहाँ नीति ले जाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बना, और मुझे तो आश्चर्य हुआ। और इसकी चर्चा मैंने जब इनके 7 अक्टूबर को उनकी शताब्दी के दिन ही मैं श्रीनगर में था, हेमवती नंदन बहुड़ा विश्वविद्यालय, तो मैंने वहां ये बात कही थी कि बीएचयू और बनारस का तो हक अलग है, काशी विद्यापीठ का तो पहला हक है। काशी विद्यापीठ को सबसे बड़ी चर्चा उन पर करनी चाहिए थी जहां लगभग सन्नाटा है शाही को लेकर के। तो ये चीजें, क्योंकि देखिए मैं, प्रभाकर, महेंद्र और ये कुमार वीरेंद्र जाने न जाने, क्योंकि हम लोग तो भाई पढ़े और उनको जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी का संबंध विजय देवा शाही की आलोचना से लगभग कट चुका है। तो यह पत्रिका नई पीढ़ी को कहीं न कहीं यह प्रबोधन करेगी कि वह विजय देवा शाही को पढ़ें और जानें। और मैं बता दूं कि विजय देवा शाही को आप जितना ही पढ़ेंगे, उनकी तार्किक क्षमता को, उनकी संवाद धर्मिता को, उनकी बहस धर्मिता से उतने ही प्रभावित होंगे।
उतना बहस धर्मी समालोचक हिंदी जगत में दूसरा कोई नहीं हुआ। और जब मैं यह कह रहा हूं तो आचार्य शुक्ल से नाम से लेकर नामवर सिंह तक वो पूरी परंपरा मेरे सामने मौजूद है। उतना बहस धर्मी आलोचक, और ऐसा बहस धर्मी आलोचक कि वह केवल नए ढंग से सोचता ही नहीं बल्कि अपनी स्थापनाओं पर भी बहस करता है। और जरूरी नहीं कि जिसको स्थापित करना चाहें उसके निष्कर्ष तक वो पहुंच ही जाए, बिल्कुल नहीं, वो भी तो छोड़ देंगे, आप बहस करते रहिए। यानी निष्कर्ष मूलक आलोचना से वे अपने को मुक्त भी रखे, स्थापित कर दिया, लेकिन अगर उसमें कोई अंतर विरोध है तो शाही उसको स्वीकार करने के लिए हमेशा एक तरह के तैयार रहते थे। तो इस रूप में देखिए कि जो विजय द्रोण शाही की जो सबसे बड़ी बात थी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि एक मौलिक ढंग से सोचना और नए तरीके से अंतर वस्तु को देखना। तो मौलिक ढंग से सोचना ही नहीं, नए ढंग से सोचने की जो उनकी जद्दोजहद थी वह उन्हें बहुत बड़ा स्थान देती हिंदी आलोचना के परिसर में। इसी नाते मैं शाही को मजेदार मौलिकता का आलोचक कहता हूं। ये ऐसी मौलिकता जो आनंद प्रवण है, जो आक्रांत नहीं करती, जो आकर्षित करती है। तो उनकी आलोचना का जो मूल प्रतिपाद्य है वो आक्रांत नहीं करता, वो हमारे लिए एक आकर्षण का विषय होता है। और जैसा कि हमारे विद्वान वक्ताओं ने शाही पर कहा, बहुत अच्छी तरीके से कहा सबने, कबीर और जायसी पर बहुत बहस हो गई है जिसकी चर्चा मैं थोड़ी करूंगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि कविता, उनके कवि का सरोकार तो सीधे कबीर से था। यानी अपने कवि की समृद्धि और निर्मित में सीधे कबीर से चुनते हैं, कबीर से प्रभाव ग्रहण करते हैं। लेकिन उनके आलोचनात्मक दृष्टि के निर्माण में कबीर नहीं, शाही की भूमिका, जायसी की भूमिका है। ये दो बातें हम शुरू में इसको साफ समझ में आ जानी चाहिए कि उनके कवि का जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो कबीरी मन से होता है, लेकिन उनके जो आलोचक का व्यक्तित्व निर्मित होता है वह उनके जायसी के मन से होता है। इसी वजह से वीरेंद्र ने सही कहा कि जायसी को पहला व्यवस्थित कवि कहा उन्होंने। और यह कहते समय वो इस बात की याद दिलाते हैं कि कबीर को मैंने पढ़ा है, कबीर भी मेरे सामने हैं, लेकिन कबीर को क्यों वो जायसी से थोड़ा कमतर मानते हैं? क्योंकि संपूर्ण कवि के रूप में कबीर को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आलोचनात्मक सजगता जो कबीर में दिखती है, कहीं कि वो बार बार कहते हैं कि वो कबीर कवि कमजोर करती है, जबकि जायसी में आलोचनात्मक सजगता नहीं है। तो यह जो उनकी बौद्धिक बनावट है, इसी नाते सघन बौद्धिक आलोचक हमारे उस अपने समय के सघन बौद्धिक आलोचक हैं ये विजय द्रोण शाही, जिन्होंने परंपरा को केवल इस्तेमाल नहीं किया आलोचना में, बल्कि परंपरा से संवाद बनाए रखा। तो आप जो कह सकते हैं कि एक तरह का अतीत और परंपरा का इस्तेमाल करना और उससे संवाद कायम करना, दो बातें हैं। बहुतों ने, उनके समय के बहुत आलोचकों ने अतीत को इस्तेमाल किया, शाही इससे हमेशा बचते रहे। तो उनकी आलोचना की जो वैचारिक निर्मित होती है वो आप ये कह सकते हैं कि इस जो बहस धर्मिता थी उसमें शाही ने एक बात और बताई, और उनकी चीज से शाही अपने समय के जो शक्ति केंद्र थे उनसे लगातार उनका संघर्ष बना रहा। तो अपने समय के शक्ति केंद्रों को निरंतर चुनौती देते रहना, ये भी शाही की आलोचना की बुनियादी विशेषता रही है। ये सारी बातें, इसकी जो बहुआयामिता है, ये सब सारी चीजें कहीं न कहीं इस पत्रिका में किसी न किसी रूप में दर्ज है। अब जैसे शाही इस बात को बार बार कहते हैं कि सामान्यतः हिंदी का बौद्धिक अपने समय की कई रहस्यमय शक्तियों के सम्मुख समर्पण कर देता है। आप देखिए, अपने समय की रहस्यमय शक्तियों के प्रति समर्पण का क्या मतलब है? शक्तियों के प्रति समर्पण करना अलग बात है, रहस्यमय शक्तियों का मतलब वही होता है छोटे छोटे, इसको विद्यार्थी कह रहे थे, छोटे छोटे स्वार्थों के नाम, छोटे छोटे लाभ के लिए
आप ये रहस्यमय शक्तियां, यानी आपको पदोन्नति दे देंगी, आपको पद दे देंगे, आप कुछ दे देंगे, उसमें धीरे धीरे आपको नष्ट कर देंगी। आपका जो मूलधाय है, जो दिशा होनी चाहिए, वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। पहुंचना कहीं और था और अटक कहीं और गए हैं। तो ये जो रहस्यमय शक्तियां हैं, इनकी चुनौती को शाही ने लगातार स्वीकार किया। और इसमें जब मैं पूरी पत्रिका को देख रहा था, और जाहिर सी बात पत्रिका को मैंने पूरा आद्योपान पढ़ा है, तो एकदम सही बात है कि वरिष्ठ से लेकर के कनिष्ठ हैं रचनाकार इसमें शामिल हैं। इसमें 3 जो नाम हैं और तीनों नए, क्योंकि उसमें कुछ लेख बहुत प्रकाशित हैं, और जैसे कि अशोक वाजपेयी के लेख को पढ़ते समय शाही के जो रहस्यमयी शक्तियों के सम्मुख समर्पण न करने की जो चेतना है, जो ताकत है, उसको समझ सकते हैं। हम शिक्षक तो चर्चा करते ही हैं, आप छात्र विषयों को जानते हैं। कुलपति बनने की इस जमाने में जितनी ललक है, 30 साल के मैं अपने अकादमिक जीवन में कभी नहीं देखा, जितनी 5 वर्षों में आई है। कुलपति क्या कुलपति बनने के लिए आचार्य समझौता नहीं कर रहे, कहां कहां नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। और इसको मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि उनको पता है कि वो पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो पहुंच गए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इतनी आकांक्षा कुलपति बनने की, इतनी आप देख सकते हो, और कितने समझौते। अशोक वाजपेयी ने अपने संस्मरण में लिखा है, विभिन्न बहुत अच्छा है कि इंदौर, अशोक वाजपेयी भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के बड़े अधिकारी थे, उनको एक अवसर मिला। इंदौर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति का मसला था। अब सोचिए यह किस जमाने की बात होगी, ये लगभग 78-79 की बात है। और उस समय कुलपति का मतलब हुआ करता था, पूरी ताकत होती थी और बहुत एकेडमिकली एक्सेल लोग उसमें जाते थे। तो उन्होंने लिखा कि मैंने सोचा कि भाई मैं सक्षम हूँ इस समय सेक्रेटरी थे हायर एजुकेशन में और बड़े पद पर होगा, कि मैं सोचा कि विजय देवा शाही से बेहतर कुलपति का चुनाव इसके लिए हो नहीं सकता। और मैंने बहुत जिम्मेदारी से, बड़ी समझदारी से और विनय पूर्वक मैंने उनको पत्र लिखा कि आप एक प्रस्ताव में भेज रहा हूँ, आपकी अपनी सहमति दे दीजिए और आप कुलपति का पद ले लीजिए, आप जैसे लोगों की यहाँ बड़ी जरूरत है। जिस विनम्रता से उन्होंने अस्वीकार किया उस पद को, वह हम सबके लिए, आज की पीढ़ी के लिए टॉर्च बेरर है। उन्होंने लिखा है, देखो मैं अकादमिक रूप से बौद्धिक जीवन जीना चाहता हूं। मैं ये जो उसी से शब्द है, मैं इस तरह की छोटी छोटी जो हमारे समय के रहस्यमय शक्तियां होती हैं, उनके सम्मुख में विनय और बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता, और करना ही पड़ेगा। कहा कि इससे जो है शाही के प्रति मेरा जो मन है बहुत बहुत भर गया। और फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद उनके निधन के पश्चात, जैसा कि पूर्वग्रह के अंग की बातें हम लोग करें तो अंग निकला रहेगा। तो ये जो शाही की एक चीज थी, जो ताकत थी, यह सीखने लायक है कि अपने, जो आपने क्या कहा कि अपने परंपरा को इस्तेमाल नहीं करना है, परंपरा से संवादना है। मैं अपने लिए, मैं आचार्य शुक्ल को पढ़ाता हूँ, द्विवेदी जी पर किताब लिखा मैंने, और नामवर जी पर किताब लिखा मैंने, आप सब जानते रामविलास जी पर कई व्याख्यान दे चुका हूँ। लेकिन सचमुच में छात्र जीवन से आज तक जिस आलोचक को लेकर मेरे मन में बहुत आदर कंसिस्टेंसी रही, वो विजय देवा शाही है। और आप छात्रों में विश्वास नहीं, तो उनकी सारी किताबें 90 पे की दस्तखत है, कोई 91 की दस्तखत मेरे पास पड़ी, सारी किताबें। इसकी चर्चा करने के यहाँ लंबा नहीं कि साहित्य क्यों तक जो लगभग अब दुर्लभ है, उस समय को कोई किसी में 88 की दस्तखत मेरी है, नाम लिख करके और डेट मैंने डाली है। तो ये चीजें थी। तो मैं एक तक जो 3-4 जो नाम ले रहा था, वो तो 22 लोग हैं तमाम, और सक्सेना जी का है और रामचंद्र चतुर्वेदी का जिक्र उन्होंने किया। 3 बिंदु देखिए इसमें। एक सुजीत कुमार सिंह का, जो बड़े हमारे शोधार्थी हैं कॉलेज में हैं, उनका एक लेख है, यह है सत्य की परीक्षा, विधवा जीवन पर सत्य की परीक्षा का, और कविता है सत्य की परीक्षा। बहुत ही जीवंत मूल्यांकन सुजीत कुमार सिंह ने किया है। और कुमार वीरेंद्र के माध्यम से मैं सुजीत को इस मन से बधाई देना चाहता हूं। उसमें भारतीय नवजागरण के जो अंतर विरोध थे और विधवा को लेकर के उस जमाने में जो चीजें चल रही थी, उसको जोड़ते हुए सत्य की परीक्षा का जो मूल्यांकन किया, वो बहुत अच्छा है। अब
केतन यादव जो बिल्कुल युवतम पीढ़ी का रचनाकार है, अच्छा कवि है हमारे इस युवतम पीढ़ी का, उसने जो है बहस को लेकर जो बातें मैंने की वो बहुत अच्छा कई शाही की बहस धन्यता पे सुचिंतित लेख लिखा है केतन ने। और ये कहा है कि उनको पढ़ते हुए और उन पर लिखते हुए मेरे भीतर भी बहस करने की इच्छा जागृत हो गई। यानी कोई भी लेख किसी लेखक को पढ़ते समय आप उसको इस रूप में आत्मसात करें तो कितनी बड़ी गौरव की बात होती है। और इस सामने बैठे हुए विंध्याचल का इसमें एक लेख है, इन्होंने बहुत एक लंबा लेख है बोलने को लेकर के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा लेख इनका बोलने पर ही केंद्रित है कि बोलना नहीं, मतलब चुप नहीं रहना, बोलते जाना है। बाकी तो गोपाल रंजन की भूमिका है और कुमार वीरेंद्र की एक तरह का उत्तर भूमिका है और सारे लोगों ने मिलकर सारी चीजों को इसमें लिखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो पत्रिका है शाही ने प्रतिष्ठान, अब देखिए प्रतिष्ठान और संस्थान की कितनी निंदा होती है, लेकिन शाही ने एक शब्द पॉइंट किया कि राजनीति और प्रतिष्ठान के बीच में कहते हैं कि भाई राजनीति बगैर प्रतिष्ठान के रह सकती है लेकिन साहित्य नहीं। और इसको साहित्य क्यों नामक उन्होंने अपने निबंध में उसकी व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान का प्रमुख दायित्व है कि वह साहित्य का पोषण करे, साहित्य का संवर्धन करे और साहित्य के विकास और विस्तार में अपनी निर्णायक भूमिका दे। ये भोजपुरी अध्ययन केंद्र, ये हिंदी विभाग या काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये सब प्रतिष्ठान है। ये जो बड़े इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इन प्रतिष्ठानों की निर्णायक भूमिका यही है कि साहित्य और विचार का पोषण करें, साहित्य के विविधता मूलक जो बहुआयामी सौंदर्य बोध है उसको विस्तार दे, उसका विकास करें। तो इस क्रम से भी इस पत्रिका के बहाने शाही पर चर्चा का होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए भोजपुरी अध्ययन केंद्र के सरमन प्रभाकर सिंह आगे आए और इन्होंने कुमार वीरेंद्र की उपस्थिति में यह अवसर हम सबको उपलब्ध करवाया। इसके निश्चित रूप से यह केंद्र बधाई का पात्र है। शाही पर तो बड़े बड़े आयोजन भी बनारस में होने चाहिए और शायद आने वाले दिनों में कुछ होंगे। मैं ये सब तो पत्रिका के बहाने में शाही के 2-3 जो योगदान है मैं चाहता हूं कि हमारे छात्र की, और बहुत संक्षेप में उनकी चर्चा करूंगा क्योंकि वीरेंद्र को भी लौटना इलाहाबाद है। अब पहली बात जिसे देखिए शाही के जायसी को लेकर, क्योंकि जो शाही की जो जायसी का महत्व है, तो आप जायसी पूरी किताब है और जायसी पूरी पुस्तक जायसी पर आप उनको वो पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन शाही की जो जायसी की स्थापना क्या है, कहना क्या चाहते हैं शाही के ऊपर, शाही के बारे में बहुत सारी किताब में आप पढ़ेंगे तो पहले प्रथम दृष्टया समझ 3-3, 4-4 बार जब हम लोगों ने पढ़ा तब जाके समझ आया कि आखिरकार साहित्य ने जायसी को समझा कैसे है। पहली बात ये कहना चाहते हैं शुक्ल जी से प्रतिवाद करते हुए कि शाही सूफी फकीर नहीं है, शाही मूलतः कवि है और अंततः कवि है। उनके काव्य बोध को लेकर के उन्होंने एक तो केंद्रीयता प्रदान की। दूसरी बात तुम लोग जान लो कि वो ये कहते हैं कि शाही जायसी न हिंदू के लिए लिख रहे थे न मुसलमान के लिए लिख रहे थे, जायसी मनुष्य के लिए लिख रहे थे। ये खास बात मैं एक संक्षेप में जो सूत्र उनके हैं कि वो मनुष्य के लिख रहे थे, हिंदू मुसलमान के नहीं लिख रहे थे। तीसरी बात उनकी स्थापना यह है कि किसी भी वैकल्पिक आध्यात्मिकता में जायसी का भरोसा नहीं था। जायसी का भरोसा क्यों? क्योंकि कबीर कहीं न कहीं किसी वैकल्पिक आध्यात्मिकता के कहीं न कहीं एक स्तर पर जाकर के शिकार होती, जिसे आप रहस्यवाद कर सकते हैं, वैकल्पिक यानी विकल्प देने की बात। जायसी ने विकल्प की बात ही नहीं की, जायसी ने निरा मनुष्य की बात की और मनुष्य को मनुष्य के धरातल पर ही देखने की कोशिश की। तो जायसी को लेकर के ये खास बात थी। जब इस अवधारणा में आप जायसी को पढ़ोगे तो बहुत चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, अन्यथा तो बहुत, क्योंकि क्या बहुत एकेडमिक तरीके से जायसी पर लिखी उनकी किताबें बड़ी लंबी तैयारी से लिखा उन्होंने और शुक्ल जी को हर एक चीज कोट करते हुए उनका प्रतिवाद किया है। और जहां शुक्ल जी की कहा कि शुक्ल जी की सबसे बड़ी महानता है कि जायसी को उन्होंने साहित्य की मुख्य धारा में स्थापित किया। आप देखिए कैसे अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से संवाद स्थापित किया जाता है और उस संवाद के दायरे में कैसे प्रतिवाद किया जाता है। ये भारतीय काव्य शास्त्र की जो पूरी परंपरा थी, आप देखिए ना, अलंकार सिद्धांत आया,
तो भामह, दंडी, उद्भट, मुद्रट, एक से एक आचार्य थे। सबने कहा गुरुदेव कि हमारे पिछले ने बहुत अच्छा काम किया, अगर थोड़ा इसको जोड़ देते तो शायद और अच्छा होता। अब देखिए क्षेमेंद्र हैं, अभिनव गुप्त हैं, सीधे क्षेमेंद्र के तो सीधे गुरु थे अभिनव गुप्त, लेकिन एक तरफ रसध्वनि की बात हो रही थी, दूसरी तरफ औचित्य सिद्धांत की बातें हो रही थी। तो ये पूरी जो परंपरा हमारे पास चली आती है, उस परंपरा के सजग अध्येता और प्रहरी थे विजय देवगौड़ा शाही। तो इस रूप में मैंने कहा कि जायसी के क्या स्थापना उनकी, ये भी समझने की बात है। अब जैसे कि लघु मानव की बातें होती हैं, ये भी जान लो, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता बहस और बहस नहीं है, बहुत माइन्यूटली से हुए छायावाद और नई कविता के बीच अंतर करते हैं। अंतर कैसे करते हैं, बहुत डिटेल्स उसके हैं, बहुत सारा कुछ है, और इस विशेषांग में भी उस पर लेख हैं। साहित्य, जैसा कि विंध्याचल जी ने कहा कि छठा दशक पढ़िए, साहित्य क्यों पढ़िए, ये सब तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मूल बात यह है, उन्होंने कहा कि छायावाद महत्व को केंद्र में करता है, लघु की बात तो करता है, लेकिन छायावाद का लघु निरंतर महत्व माने आदर्शित होता चला जाता है, निरंतर उसका लघु महत्व को समर्पित होता चला जाता है। यानी वो कहते हैं कि नैतिकता के भीतर सत्य का विस्फोट वहां पर होता है, जबकि होना ये चाहिए था सत्य के भीतर नैतिकता का विस्फोट होना चाहिए था। इतनी बारीक समझ जो विजय देवगौड़ा साहिब है, और मैं तो बड़ा अभिभूत रहता हूं कि एक ऐसा प्रतिभाशाली और परिपक्व मस्तिष्क हमारे बीच बहुत कम समय चला गया। और आप समझिए कि उनकी पत्नी के प्रति मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कंचनलता साहिब अगर वो न होती, उनकी भेंट न होती, तो साहिब का बहुत कुछ, क्योंकि वो मछली घर के अलावा साहिब के जीवन में कुछ भी प्रकाशित नहीं था। वो तो खोज करके यहाँ वहाँ पूछ पाछ करके कैसे कैसे उन्होंने संपादित किया, और पूरी रचना उनकी सामने आ गई। सोचिए साहित्य क्यों का जो किताब है वो संभवतः 87-88 में प्रकाशित हुई, और सारे लेख उनके 1967 के हैं, मतलब 65-67 के बीच के हैं। तो ये जो परिवार की जो भूमिका रही, फिर उसके बाद उनको शुरू में तो उनको प्रकाशक भी अच्छे नहीं मिले, बाद में फिर निरंतर कैसे कैसे उन्होंने श्रम किया और अच्छे प्रकाशकों से उनकी किताबें आई, और अब तो सारी किताबें उनकी उपलब्ध है, लगभग उपलब्ध है, सब सारी चीजें ही। तो जो बार बार कहते हैं कि महत्व में समर्पण, कहते हैं नई कविता किस क्रम को उलट दिया, नई कविता ने लघु को लघुता के दायरे में देखा। इसीलिए कहा कि नई कविता जहां सहज मनुष्य की परिकल्पना करती है, सहज मनुष्य को केंद्रीयता प्रदान करती है, छायावाद हमेशा महत मनुष्य की बातें करता है। ये जो महत और सहज के बीच अंतर किया, अब आप सोचिए ये केवल एक शब्द नहीं है, पूरी सांस्कृतिक प्रक्रिया है। पूरे 50 वर्ष की सांस्कृतिक प्रक्रिया को शाही ने कुछ शब्दों में समेट दिया, लेकिन वहां बिटवीन द लाइन्स वहां पर आपको जाना पड़ेगा। रीति काव्य पर इतना शोध और विदेश के लोग तमाम बात करते हैं। मैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गुरुदेव सत्यप्रकाश मिश्र आवेदन नहीं थे, तो उनकी इस पर व्याख्यान था, मैं रीति काव्य पे बोला, और शाही को लोग कभी रीति काव्य पर कभी चर्चा किए नहीं। आज तक शाही के रीति काव्य विषय स्थापना के बाद साहित्यिकों में पूरा एक पूरा अध्याय ही है उसमें, जिस पर वो रीति काव्य का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। और उसमें आप देखिए जिस बहुभाषिकता की बात और जिस धर्मनिरपेक्षता की बात शाही ने 57 ये करीब उनका 65 के आसपास कही थी, अब 2000 के बाद 2010 के बाद पश्चिम के अध्येता उन्हीं बातों को लेके, चाहे फ्रांसिस्का ओर्सिनी हो चाहे अन्य लोग हैं, उस बहुभाषिकता के दायरे में रीति काव्य का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और देशज आधुनिकता की खोज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता प्रामाणिक रूप से कि वो शाही को पढ़ा या साहित्य, लेकिन शाही ने वो बीज बो दिया था। तो ये जो इतनी सारी जो चीजें होती हैं, इसको लेकर के शाही के बारे में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। और जैसे कि उनकी जो बौद्धिक सघनता की बात, तनावपूर्ण संतुलन की बातें हैं, ये सब सारे के सारा कुछ आप इस पत्रिका में देख सकते हैं। और इस पत्रिका का जो स्वरूप है उसमें शाही का जो समग्र साहित्य है उसको कहीं कहीं से इन्होंने संपादक द्वय ने उसे स्पर्श करने की कोशिश की है। हर पत्रिका की अपनी संभावनाएं रहती हैं, इस पत्रिका में है, लेकिन उनकी बेटी ने डायरी के बहाने और संस्मरण के बहाने, शाही के तमाम पत्रों के बहाने, डायरी के बहाने उनके बहुत अंतरंग जो मन था उनको खोलने की कोशिश की है सुष्मिता शाही ने। और शायद उनकी लेख, इसमें 3 लेख उनके हैं, तीन जगह उनकी उपस्थिति है।
तो आप देखिए कि पूरा परिवार उनके साथ रहा और उनकी बेटी ने बहुत बौद्धिक ऊंचाई के साथ उनके योगदान को रेखांकित किया है और यह भी बताने की कोशिश की है कि शाही को नई पीढ़ी कैसे पढ़े। तो इस पत्रिका की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि आप सब जो नई पीढ़ी के लोग हैं इसके बहाने शाही से जुड़ें, शाही को पढ़ें और शाही को पढ़ना अपने के भीतर अपने आलोचनात्मक विवेक को परिष्कृत करना भी है, यानी अपने मन के परिष्कार से जुड़ना है। और यही असल में साहित्य की निर्णायक भूमिका होती है। जब किसी को पढ़ते हैं तो पढ़ने के पश्चात आप वही नहीं रह जाते जो उसके पहले होते हैं। तो शाही को पढ़ते हुए इस पत्रिका के बहाने या उनके स्वतंत्र लेखों को पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत कुछ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तार्किकता, बात को कैसे कहा जाए, बात को कैसे सोचा जाए और नए से नए तरीके से कैसे अपनी बात को रखा जाए। इतना ही नहीं, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी और लोक भाषाएं तो वो जानते थे, बहुत सारी भाषाओं को वो जानते थे। जो बार लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी से इतर भी अंग्रेजी के साहित्य को पढ़िए, आप उर्दू का साहित्य जो भी आप वो पढ़िए, संस्कृत साहित्य खास करके काव्य शास्त्र शाही के विवेचना से सीधे उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के ऊपर कुछ लिखा तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, जायसी का विश्लेषण, अरे पद्मावत का विश्लेषण के बारे में तो नामवर सिंह ने कहा है, तो लोग जान लो। नामवर सिंह ने कहा कि राम की शक्ति पूजा के समकक्ष अगर कोई आलोचनात्मक कृति रखी जा सकती है तो पद्मावत का विश्लेषण रखा जा सकता है, ये तेवर था। और अब उस जमाने में नामवर सिंह इलाहाबाद जाते थे तो साहित्य उनकी बहसें होती थी। परिमल प्रगतिशील लेखक संघ का 50 का दशक था और महान आलोचक हमारे समय के आदरणीय नामवर सिंह जी किसी से अगर किसी को भीतर से स्वीकार करते थे। आचार्य शुक्ल तो आचार्य द्विवेदी के गुरु थे। अपने समकालीनों में आप जानते रामविलास शर्मा से उनका द्वंद्व हमेशा चलता रहता था और एक गुरु स्मरण में कई तरह के द्वंद्व हुए और दूसरी परंपरा की खोज तो इसी नाते लिखी हुई कि रामविलास शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को स्थापित कर दिया, द्विवेदी जी की आलोचना कर दी, उसके बाद तो भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, कोई बात ही नहीं थी। तो दोनों का 85 में जो उन्होंने लोक जागरण हिंदी साहित्य लिखा उन्होंने तो दूसरी परंपरा की खोज के अंतर का जवाब ही था। तो सब तो चलता रहता। लेकिन नामवर जी अगर किसी को दिल से मानते थे तो विजयनगर साहित्य बड़ा सम्मान करते थे। और इलाहाबाद और बनारस के बीच अगर सेतु उस बीच में थे तो ये दोनों, बनारस के नामवर सिंह, इलाहाबाद के विजयनगर शाही, उस सेतु की प्रक्रिया में आज कुमार वीरेंद्र हमारे बीच हैं। उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में काशी और प्रयाग के बीच यह जो सेतु संवाद, सेतु बंधन और मजबूत होगा और सेतु गठबंधन के लिए अगर यह आयोजन कुछ कर सका तो बहुत बहुत इसकी सफलता होगी। आप सब आए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।